नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। नए साल पर आपको सभी को बहुत शुभकामनाएं और नया साल मंगलमय हो, यही कामना मृदुभाषी के सभी दर्शकों के लिए हम लोग करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो चिकित्सा जगत की एक बहुत बड़ी प्रतिभा शहर की है, जिन्होंने कोविड के दोनों कार्यकाल में बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लोगों को स्वस्थ करने के लिए काफ़ी काम किया। चाहे वो कोविड केयर सेंटर हो, चाहे वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो, सभी में उन्होंने लगातार अपनी भूमिका को अहम रखते हुए खूब काम किया। मैं डॉक्टर अनिल डोंगरे साहब से बात कर रहा हूँ और आपसे मुखातिब भी करवाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मृदुभाषी के स्टूडियो में मैं आपको बताऊं कि कोविड के दोनों कार्यकाल में हम 24 आवर्स इन्हें काम करते हुए देखते थे और लगातार काम करते थे वे। सर, अभी फिर एक बार हम कोविड के एक तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। क्या लगता है, फैल रहे हैं? क्योंकि 8 केस तो आ चुके हैं इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं और पूरे देश में यदि बात करें तो कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 24 नवंबर को ओमिक्रॉन, जो कि कोविड का जो वायरस का एक म्यूटेंट अपने सबके सामने आया था, और 26 नवंबर को WHO ने इसे घोषित किया था। उसके बाद से लगातार 70 से 80 देशों में ये काफ़ी फैल चुका है। अपने इंडिया में भी आ चुका और इंदौर में इसके अभी तक 8 केसेस मिल चुके हैं। और देखा जाए तो नवंबर की अपेक्षा दिसंबर में इसके नंबर काफ़ी बड़े हैं। ये करीबन 450 करीब अभी दिसंबर में इसके नंबर हो गए हैं। तो ये तेज़ी से फैल रहा है। सावधानियां बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। क्या लग रहा है सर कि हम खुद इसे न्योता दे रहे हैं? क्योंकि न मास्क लोगों के चेहरे पर नज़र आता है, न डिस्टेंस नज़र आता है, न सैनिटाइज़र का कहीं प्रयोग हमें शहर में नज़र आता है। तो क्या हम खुद इस नए वेरिएंट को न्योता दे रहे हैं या कोरोना को बढ़ाने में हम खुद अहम भूमिका निभा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि हम लोग काफ़ी इसमें रिलैक्स हो गए हैं। और ये मान के चले थे पिछले 4 महीनों में कोई केसेस में कमी आई थी, लेकिन ख़त्म कभी भी नहीं हुआ था ये। तो रिलैक्स होने से सब लोगों को ये लगा कि कोरोना चला गया है। मुझे नहीं लगता। अभी देखिए, जिस हिसाब से कोरोना वापस से आया है तो ये इसी तेज़ी से बढ़ेगा। और हम सब आप देख ही रहे हैं कि सब जगह काफ़ी भीड़ रहती है, न लोग मास्क का उपयोग करते हैं, न सैनिटाइजेशन का। सोशल डिस्टेंसिंग तो सिर्फ नाम के लिए होती है। तो ये सब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है हम लोगों का। जब तक हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे इसमें और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक इस संक्रमण को रोक पाना बहुत मुश्किल है। ठीक बात है। यदि हम पिछले 2 कार्यकाल की बात करें, कोरोना के 2 दौर हम लोग देख चुके हैं और हर बार लगभग फरवरी, मार्च, जनवरी के आसपास ही ये तेज़ी से बढ़ता है सर। तो क्या लगता है कि ये ठंड का जो समय है वो कहीं ना कहीं इस वायरस को पनपने में ज़्यादा सहायता करता है? ये क्या है कि आप लोगों का रिसर्च? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि पिछले 2 बारों में हम देख रहे हैं कि हमेशा जनवरी फरवरी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। अभी भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है और पिछले 2 कार्यकालों से हमें काफ़ी सीख लेना चाहिए। जैसा कि सेकंड जो वेव आई थी उसमें हमने देखा था कि काफ़ी डेथ्स हुई थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई थी। तो इतना सब देखने के बावजूद अगर अपना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आदमी को ये समझ में नहीं आता है तो मेरे हिसाब से ये तो गलत है और ये काफ़ी हद तक अपने को नुकसानदायक पहुंचाएगा। इसलिए आपके चैनल से माध्यम से मेरा सभी लोगों से ये अपील है। फिर से एक बार मैं बार ये अपील करता हूँ कि अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, केसेस अभी भी बढ़ने में, अपन संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक योगदान दे सकते हैं। सिर्फ अपने को थोड़ा सा जहाँ पे अपन जाते हैं और किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में या किसी पार्टी में या किसी भी जगह, तो अपना मास्क का उपयोग, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अपन इसको रोक पाने में सफल हो। बिल्कुल, हम लोग 2 अलग अलग दौर देख चुके हैं। पहले दौर की बात करें तो हमें किसी भी प्रकार का कुछ एक अंदेशा नहीं था कि इसका इलाज कैसे होगा, क्या है कोरोना और किस तरह से हम इसे ट्रीट करेंगे। लेकिन उससे हम लोगों ने सीखा और दूसरे दौर में हम लोगों ने इलाज को लेकर काफ़ी तैयारियाँ भी की। लेकिन ये यकीन नहीं था कि इस तरह की स्थितियां होगी कि न अस्पतालों में बेड मिलेंगे, न दवाइयाँ मिलेगी और न ही हम लोगों को दूसरी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन जैसी मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन और कोई भी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली थी। ऐसी स्थितियों में काफ़ी लोग परेशान हुए थे सर। अब एक बार फिर हम तीसरे दौर की बात कर रहे हैं, कोरोना एक नया वेरिएंट लेकर आ रहा है और हम एक बार फिर उसी के मुहाने पर खड़े हैं। क्या लगता है कितनी तैयारियां आप स्वास्थ्य विभाग कर चुका है, क्या प्लानिंग लेकर आप लोग चल रहे हैं?
जी बिल्कुल, पिछले दो जो लहरें आई थी उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। पिछली सेकंड लहर में जो गलतियां या जो असावधानियां हमने बरती थी उसे काफ़ी हद तक हमने ठीक कर लिया है। पहले देखा होगा कि जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो राधा स्वामी जो कोविड केयर सेंटर है, माँ अहिल्या कोविड सेंटर के नाम से उसे खोला गया था, और उसको खोलने के बाद में काफ़ी संक्रमण पे हमने अपना रोक पाई थी, क्योंकि उसमें कंट्रोल पाया गया था। क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, जितने भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनके घर में पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, फैमिली बड़ी है, तो उन लोगों को हम कोविड सेंटर में प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में वहाँ रखते थे, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो उसी को हम अभी वापस से इस्टेब्लिश तो था ही वो, उसको और हमने 600 बेड तक की करके आगे भी हमारी पूरी व्यवस्था है कि उसको और आगे बढ़ाएंगे। और सेम ये अभी से हम उसमें रख रहे हैं कि जैसे ही कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स अगर आते हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक आते हैं तो उसे राधा स्वामी भेज रहे हैं, ताकि वो ट्रांसमिशन की जो आगे की प्रक्रिया वो वहीं के वहीं रुक जाए। ओमिक्रॉन के यदि 8 केस हम लोगों ने इंदौर में ट्रेस कर चुके हैं हम लोग, अभी उनका क्या किस तरह से इलाज किया जा रहा है, क्या प्रोसेस में है, कितने गंभीर मरीज हैं, क्या स्थिति है उनकी सर? नहीं, जो अभी ओमिक्रॉन के जितने भी पेशेंट्स 8 मिले हैं वो अधिकतर माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक थे या सिम्प्टोमेटिक थे वो पेशेंट्स, और वो सब काफ़ी ठीक हो गए हैं। क्योंकि थोड़ा सा जो टेस्ट को लेके अपन जो भेजते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक पेशेंट्स काफ़ी ठीक हो गए हैं। वो विदेशी काफ़ी मेहमान हमारे शहर में आए हैं जिनको आप ट्रेस भी कर रहे हैं कई। जी बिल्कुल, ये जो ओमिक्रॉन आया है ये बाहर से ही ट्रैवल वालों में ही ज़्यादातर मिला है। यहाँ पर जितने पेशेंट इसके मिले हैं वो सब उनके काफ़ी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री थी उन्हीं लोगों की, और उन ट्रैवल हिस्ट्री वालों को ही हमने स्ट्रिक्टली उनको होम क्वारंटाइन करके उनका इलाज करके फिर हमने वापस जब वो नेगेटिव आए तभी उनको हमने रिलीज़ किया है। देखा जा रहा है सर, नवंबर के बाद में एक बार फिर इस केसेस में लगातार बढ़ोतरी हम लोग देख रहे हैं। दिसंबर में वो काफ़ी हद तक बढ़े हैं और अब 300 से अधिक केसेस यदि हम लोग देखें तो अभी फ़िलहाल होंगे। ये क्या लग रहा है कि ये लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि टेस्टिंग यदि आप ट्रेस कर रहे हैं उसके बाद जो टेस्टिंग होती है, सैंपल लेके आप लोग भेजते हैं, तब तक इसकी रिपोर्ट आती है, उसमें काफ़ी समय हो जाता है सर। ऐसे में जो स्प्रेड होना है वो तो हो ही रहा है। क्या कैसे रोकथाम कर रहे हैं अपन, यदि दूसरे केसेस ना बढ़े उसको लेके किस तरह की प्लानिंग आप लोग लेते हैं? अभी जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, और जो भी पॉजिटिव पेशेंट आता है हम मान के चलते हैं कि वो कोविड का वेरिएंट है कोई ना कोई, और अगर ओमिक्रॉन भी है तो उसे 7 दिन का स्ट्रिक्टली होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या कोविड सेंटर में क्वारंटाइन करके, और उसके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, अभी तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फिर से हमने बढ़ावा दिया है, उसका जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है उसके सेकंड कॉन्टैक्ट से उन सबकी भी हम सैम्पलिंग लेते हैं, और उन लोगों को 7 दिन के लिए जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम उनको क्वारंटाइन रखते हैं, और जैसे रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो फिर हम उनको रिलीज़ करते हैं, और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उनको 7 दिन का क्वारंटाइन हम अभी से करना शुरू कर दिया है हमने। हम लोग किस तरह की तैयारियां अगले एक वेरिएंट को लेकर कर रहे हैं, जो लहर जिसे कहा जा रहा है, और संभावना भी जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में लहर आ भी चुकी है, तो हम उससे आगामी जो हमारी प्लानिंग है उसे लेकर किस तरह से अस्पतालों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर क्या व्यवस्था है, और दवाइयों को लेकर किस तरह की एक प्लानिंग स्वास्थ्य विभाग की अभी चल रही है, क्या प्लान? जी, पहले सेकंड लेयर में आपने देखा होगा कि काफ़ी इंजेक्शंस की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो उसको लेकर काफ़ी तैयारी अभी हो चुकी है। राधा स्वामी जो सेंटर है उसमें 600 बेड से लेके काफ़ी स्पेस है, उसमें हम अगर चाहें तो 6000 बेड तक उसको बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि पूरे भारत का सेकंड हाईएस्ट कोविड सेंटर बनाया जा सकता है इस वक्त में। और जितनी हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो काफ़ी हॉस्पिटल में बाद में हमने 2 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए हैं जो बहुत बड़े बड़े काफ़ी इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। फिर सारे अस्पतालों को हमने एक सूचना दे दी है कि वो तत्पर रहें कि जैसे अगर केसेस नंबर बढ़ते हैं तो वो अपने आप को कोविड सेंटर या कोविड हॉस्पिटल से करके घोषित करें। और अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि जैसे पिछली लहर में हमने देखा था कि जो माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट रहता था वो भी जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो माइल्ड जो केसेस हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएं या कोविड सेंटर में ठीक हो जाएं, और जिन लोगों को हॉस्पिटल में ज़रूरत है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको दवाइयों की ज़रूरत है, वही हॉस्पिटल्स में जाएं और प्रॉपर इलाज लें। ठीक बात है सर। ये नए वेरिएंट की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के क्या लक्षण पाए जा रहे हैं जो व्यक्ति को पता चले कि उसे एक नया संक्रमण घेर रहा है, क्या लक्षण है? जी, इसमें बुखार आना, काफ़ी थकान होना और वीकनेस,
ये इसमें लक्षण में पाए जा रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स इसके माइल्ड सिम्टोमेटिक है, सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें। हालांकि इसका ट्रांसमिशन फास्ट है लेकिन इतनी सीवियरिटी नहीं है। अभी थोड़ी सी स्टडी और आना बाकी है। हो सकता है जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उन लोगों को थोड़ा सा सिम्टम्स कम हो, लेकिन जिसे नहीं लगा है उसमें सीवियरिटी बढ़ सकती है। मतलब वैक्सीन यदि लगी भी हो तो भी आपको नया वेरिएंट कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। जी, ये तो वैक्सीन लगने के बाद में भी अगर कोविड होता है तो मेरे हिसाब से घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके इसमें एंटीबॉडीज़ हैं तो सीवियरिटी कम होगी। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मेरा ये रहेगा कि जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगाया है वो अभी भी आपके पास वक्त है, अभी आप सेकेंड डोज लगा लें। बूस्टर की भी तैयारी हो रही है। एंटीबॉडीज़ का अगर टाइटर लोगों में कम आता है तो बूस्टर्स भी लगाया जाएगा, लेकिन सभी से ये अपील है कि सेकेंड डोज कृपया करके सब लगा लें ताकि जो सीवियरिटी है, जो लक्षण हैं वो कम से कम दिखाएंगे। कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वे कोविड से प्रभावित हैं या ओमिक्रॉन से प्रभावित। जी बिल्कुल, ये तो ऐसा तो होता ही है वायरल केसेस में कि कई लोगों को एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं लेकिन संक्रमित हो जाते हैं, तो घबराने की तो कोई बात होती नहीं है। उन लोगों को भी हाँ मेरी अपील है कि वो घर में ही 7 दिन तक ये रहें ताकि उसका ट्रांसमिशन रोकने में हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो। वैक्सीनेशन का कितना लाभ इस बार? जी, वैक्सीनेशन का बहुत लाभ है, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो सीवियरिटी कम मिल रही है वो इसी कारण मिल रही है। वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छी भारत में जो मोदी जी ने जिस हिसाब से वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया और इतने लोगों को वैक्सीन लगी है उससे काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। अब तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगना शुरू हो चुकी है। कितना फ़ायदा अब एक, क्योंकि चिंता थी सर कि छोटे बच्चों में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, ऐसा माना जा रहा था कि बच्चों में ये बड़ा घातक हो सकता है क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। तो 3 जनवरी से ये अभियान चालू किया जा रहा है कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगे, तो ये बहुत जल्दी ये भी पूर्ण हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर अनिल डोंगरे साहब जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं स्वास्थ्य विभाग के, और उन्होंने आगे की जो प्लानिंग है, किस तरह से हम कोविड के अगली जो वेव है उससे निपटने के लिए तैयार हैं, किस तरह से हॉस्पिटल्स में इंतजाम आते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन और बाकी दवाइयों की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोविड हो भी जाता है तो सही तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, क्योंकि नया वेरिएंट जो है वो फैलता ज़रूर है तेज़ी से लेकिन इतना घातक नहीं है। तो अगले कार्यक्रम में हम एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।